हेलो इंडिया, मैं उमा सिंह, साइकिलिस्ट और माउंटेनियर। आज विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर, जिसकी ऊंचाई 17,598 फीट है, उस पर साइकिल से पहुंच गया हूँ। मैं अपना जीत, अपनी विक्ट्री मैं अपने देश के रियल सुपरस्टार, रियल हीरो, सुपर हीरो सोनू सूद को डेडिकेट करना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव जो हर साल बरसात में राप्ती नदी के प्रकोप से बाढ़ में डूब जाता है। उसी गांव के एक किसान परिवार के लड़के ने एक बहुत कॉमन सा लेकिन बहुत बड़ा सपना देखा। सपना था अपना नाम बड़ा करने का, कुछ अलग करने का। मगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में कोई क्या नया और अलग कर सकता। लेकिन अब जब ठान ही लिया है तो अलग तो करना ही पड़ेगा, जान दाव पर क्यों न लग जाए। स्कूल में ज्योग्राफी की क्लास में पढ़ा हुआ एक चैप्टर माउंट एवरेस्ट, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट माउंटेन, उसने जैसे कुछ अलग करने का रास्ता दे दिया हो। अब अगर कुछ बाधा थी तो वो थी गरीबी, लेकिन गरीबी तो उनके लिए बाधा होती है, जरूर होती है। जो जाग के सपने पूरे करते हैं उन्हें समाज रास्ता दिखाता है। आइए एक अनसंग कहानी सुनते हैं उमा सिंह, बाढ़ में डूबे हुए गांव से लेकर दुनिया की चोटियों को साइकिल पे फतह करने की अनसंग दास्तान। आप साइकिलिस्ट के साथ साथ एक ट्रेन माउंटेनियर भी हैं। गोरखपुर में रहते रहते पहाड़ों से कैसे रुझान हो गया? गवर्नमेंट जॉब की मैं तैयारी कर रहा था, तो जो सर थे वो भूगोल में कुछ ज़्यादा ही डीपली पढ़ा दिए एवरेस्ट के बारे में, बहुत ही ज़्यादा डीप। और उनके पढ़ाने का स्टाइल भी कुछ अलग था कि जैसे एवरेस्ट इतना हाइट है, ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है, इस पर चढ़ने वाले ज़्यादातर लोग मर जाते हैं, तो नीचे उतर जाते हैं। 10 में से 1 मरते ही मरते हैं, 10 में से 1-2 सक्सेसफुल होते हैं चढ़ाई में। ये तो रही पहाड़ों की बात। घर पे कौन कौन है आपके? पापा किसान है, मम्मी हाउसवाइफ है। चूँकि हम बाढ़ एरिया में रहते हैं तो हर साल बाढ़ आ जाता है। घर के आगे आप देखेंगे तो मेरे घर के आगे ऐसे समुद्र जैसा है, वो पूरा बहुत लंबा मैदान है, वो पूरा पानी से भरा रहता है। 50 फीट 60 फीट के जितना पानी लग जाता है। माउंटेन ट्रेनिंग की शुरुआत कैसे हुई? 1 जनवरी को मैं निकला था स्वामी विवेकानंद माउंटेनिंग इंस्टीट्यूट में रॉक क्लाइंबिंग की ट्रेनिंग करने। तो जब मैं वहाँ पर पहुँचा ना, तब एग्जैक्ट हमको पता चला माउंटेनियरिंग के बारे में। वहाँ पर पता चला कि इसमें पैसे कितने लगते हैं। हमको ट्रेनिंग अगर सारे ट्रेनिंग ही कंप्लीट करने हैं तब भी कम से कम 1.5 लाख रुपए लग जाने हैं। 1.5 लाख? ये तो बहुत बड़ा अमाउंट है। इतने पैसे कैसे इकट्ठा किया आपने? मैं बताऊं, मैं आइसक्रीम प्लांट इंस्टॉलेशन करता था और 30 सितंबर तक, लास्ट सितंबर तक मैं जॉब किया और उसमें मेरी 12,000 सैलरी थी मंथली। और मैं उस 7 महीने में मैंने लगभग कलेक्ट किया था 1.5 लाख रुपए। मतलब दिन रात एक कर दिया था उसके लिए, पैसे कलेक्ट करने के लिए। सुबह में आइसक्रीम का प्लांट इंस्टॉलेशन करता था, शाम को प्राइवेट मशीनें जाकर बनाता था, रात में जब वो शादी विवाह का सीज़न रहता था तो उसमें जाकर कोई आइसक्रीम का इंस्टॉल ले लेता था, वेटर का काम करता था। हर एक काम करके उसको मैंने लगभग 1.5 लाख रुपए कलेक्ट किए। अच्छा, उन पैसों से कौन कौन से कोर्सेज किए? BMC बेसिक माउंटेनियरिंग कोर्स, AMC एडवांस माउंटेनियरिंग कोर्स, ARC एडवांस रॉक क्लाइंबिंग कोर्स, रॉक क्लाइंबिंग इंस्ट्रक्टर कोर्स, SNR सर्च एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग, ऐसे सारी ट्रेनिंग कंप्लीट की लिया। ये ट्रेनिंग है बस। इतने सारे कोर्स करने के बाद तो एवरेस्ट क्लाइंब करना बहुत आसान सा काम लगता होगा आपको। केवल ना ऐसे ट्रेनिंग करके हजारों लाखों बच्चे बैठे हैं और सबका सपना है एवरेस्ट जाना, लेकिन हमको क्या करना पड़ेगा जिससे हमको कंपनी पैसे दे, स्पॉन्सर दे। तो मैं ऐसे दिमाग में चलने लगा और क्या करूँ, कौन सा क्या करूँ जिससे थोड़ा सा यूनिक हो चीज़ें, और ऐसे दिमाग में चल रहा था। उसी दौरान फर्स्ट लॉकडाउन लग गया सर। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी छोड़ के साइकिलिंग की तरफ अचानक इतना बड़ा सडन और ड्रास्टिक शिफ्ट कैसे हो गया? कोविड में ही साइकिलिंग का क्रेज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा है, सभी लोग साइकिलिंग करना स्टार्ट किए। तो मैं साइकिलिंग ऐसे दिमाग में आया कि साइकिलिंग में देखें क्या कर सकते हैं। फिर मैं बहुत खोजा तो मैंने बहुत सारे रिकॉर्ड देखे। कश्मीर से कन्याकुमारी बना हुआ है,
अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक का रिकॉर्ड बना हुआ है, ऑल इंडिया का रिकॉर्ड बना है, पूरे भारत भ्रमण का। फिर मैंने एक निकाला कि जो है अभी भारत के सभी राज्य और उसकी स्पेशल राजधानियों को कैपिटल टू कैपिटल अभी तक कोई नहीं किया है। आपने अपने इस ड्रीम की शुरुआत कैसे की? प्रोग्राम बनाना स्टार्ट किया, पर डे मैप बनाता था कि पर डे आज यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। और जब मैप वहाँ पर रेडी हो गया थोड़ा सा, तो मैं वहाँ पर पैसे मांगा जिस कंपनी में मैं जॉब करता था। अब तक एक पैसे भी नहीं मिला था। सर मेरे को ये करने जाना है और आप मेरा पेमेंट कर दो। सर ने मना कर दिया कि अभी नहीं कर सकता, कोविड है और अभी आपके इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी और को मैं पैसे दूँ जिनकी ज़रूरत है, जिनके घर में लोग बीमार है। ऐसा करके सर ने मना कर दिया। ठीक है कोई बात नहीं। मैं घर आया और घर जाकर मैं बहुत ज़्यादा डीपली उस पर काम करने लगा। साइकिलिंग का कभी कोई पुराना एक्सपीरियंस था आपको? मेरे घर से जो मेरा स्कूल था महाराणा प्रताप जो स्कूल था वो लगभग एक साइड से 30-35 किलोमीटर पड़ता था। तो रोज़ घर से आना जाना वही मेरा एक्सपीरियंस था पहले का कि मैं अगर उस टाइम में 60-70 किलोमीटर चला लिया हूँ तो इस समय मैं 100-120-30 किलोमीटर तो चला ही लूँगा जब पूरा दिन चलाना ही होगा। बजट का एस्टिमेट किया था आपने इसका? और बहुत कम बजट जो बना था, लगभग 1.5 लाख का बना था। 20,000 रुपये लगभग इकट्ठा हुए थे। उसी 20,000 से और उस साइकिल से निकल गया ऑल इंडिया। जर्नी कैसी थी आपकी? लखनऊ से ही स्टार्ट किया। 100 दिन का टारगेट था और 100 दिन के टारगेट को मैंने ख़त्म किया 73 दिनों में, 73 डेज़ में। टोटल डिस्टेंस हुआ था 12,271 किलोमीटर और फर्स्ट इंडियन था जो भारत की सभी राज्य और उसकी राजधानियों को साइकिल से पूरा किया हूँ ओनली 73 डेज़ में। साइकिलिंग की दुनिया में आपके क्या क्या अचीवमेंट्स रहे? माउंट किलिमंजारो अफ्रीका महाद्वीप का हाईएस्ट माउंटेन है। एवरेस्ट बेस कैंप साइकिल से गया हूँ। ये भी शायद मैं दूसरा व्यक्ति हूँ भारत का। काला पत्थर 18,500 फीट का माउंटेन है, नेपाल में है। फर्स्ट इंडियन हूँ वहाँ साइकिल से पहुँचने वाला। रेंजोला पास नेपाल में है, 17,500 फीट का माउंटेन है। फर्स्ट इंडियन साइकिल से पहुँचने वाला। गोकियोरी ये नेपाल में माउंटेन है, 17,500 फीट का माउंटेन है। फर्स्ट इंडियन साइकिल से पहुँचने वाला। माउंट फ्रेंडशिप फर्स्ट इंडियन और शायद आज तक वर्ल्ड से भी कोई नहीं गया है साइकिल से पहुंचने वाला। आपके नाम एक और 2 व्हीलर रिकॉर्ड है, उसके बारे में प्लीज़ कुछ बताइए हमें। और इसके अलावा मैंने एक बाइक से भी बनाया है कश्मीर से कन्याकुमारी। कश्मीर से कन्याकुमारी का जो अभी डिस्टेंस है 3629 किलोमीटर। 3600 किलोमीटर आता है लेकिन मेरा 3629 किलोमीटर आया था और इसका जो टाइमिंग था 63 घंटे 35 मिनट 20 सेकेंड। इस बीच मैंने इसको कंप्लीट किया था। मतलब 63 घंटे 35 मिनट नॉन स्टॉप मैंने बाइक चलाई है। माउंटेनियरिंग, साइकिलिंग, बाइकिंग, अगर मैं आपसे पूछूं तो तीनों में सबसे कठिन एक्सपीरियंस किसका रहा था आपका? अब तक का जो सबसे कठिन मेरा एक्सपीडिशन रहा है कश्मीर से कन्याकुमारी बाइकिंग एक्सपीडिशन रहा है सर। वो 63 घंटा बिना सोए चलना वो अलग लेवल का था, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप इसमें डिटेल में मैं बताऊं तो ऐसा था कि मैं 40वें घंटे के बाद से मैं पूरी तरीके से हिप्नोटाइज हो गया था। हाईवे हिप्नोटाइज होता है, लाइक आप चलते तो हो लेकिन आपके दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर देता है। आपको जहां गियर लगाना गियर लगाएंगे, ब्रेक लगाना ब्रेक लगाएंगे, लेकिन आपके साथ जो क्या हो रहा है आपको कुछ भी नहीं याद रहता था। हमको अपने आप को याद करने में 4-4, 5-5 मिनट लग जाते थे। बहुत ज़्यादा ऐसे करके ध्यान लगाता था, एकदम आंखें खुली करके एकदम। तब जाके अच्छा मैं उमा सिंह हूँ, मैं इस रोड पर जा रहा हूँ, 5-6वें गियर में गाड़ी लग गई है और मैं इतनी स्पीड में जा रहा हूँ, मेरे को कन्याकुमारी पहुँचना है। ऐसे करके जाके रिकॉर्ड बनाया। अमेजिंग था सर बाइकिंग और बहुत ही ज़्यादा रिस्की था। इतने रिस्की शौक की शुरुआत कहाँ से हुई थी आपकी? बताओ सर, मैंने कश्मीर लाल चौक से ही स्टार्ट किया था और स्टार्ट कर दिया। उस समय मैं जुलाई मंथ में स्टार्ट किया था। पूरा दिन, पहले दिन तो बारिश ही बारिश बारिश बारिश, पूरा दिन भीगते रहा और चलते रहा। मेरी दिन की जो स्पीड थी सुबह में 130-140 इसी स्पीड में चलता था, रात का 90-100 ऐसे चलता था। और
जहाँ हर 200 किलोमीटर पर टंकी खाली हो जाती थी बाइक की, वहाँ पेट्रोल पंप पर जाकर वहाँ पर पेट्रोल डलाना, एयर प्रेशर चेक कराना। एयर प्रेशर कम होने की बजाय एकदम बढ़ जाया करता था हमेशा। चैन स्प्रे कराना, उसी बीच 4-5 मिनट का 10 मिनट का टाइम लगता था। गाड़ी भी ठंडी हो जाती थी, रिलैक्स हो जाता था गाड़ी भी, फिर चलना स्टार्ट करता था। मध्य प्रदेश में चाय पीने के लिए रुका। मैं बताऊं, चाय पीते पीते मैं सो गया। फिर चाय वाला और लगभग आधे घंटे तक वैसे ही थोड़ा सा चाय बाकी है, उसमें मैं सो गया हूँ कुर्सी बैठे बैठे। वही मेरा आधे घंटे का रेस्टिंग पॉइंट था। फिर चलना स्टार्ट किया और वो आधे घंटे की जर्नी, नींद हमको बहुत काम किया। अगले दिन में उसी आधे घंटे की जर्नी सोने की वजह से पूरा दिन लगभग मेरा फ्रेश रहा। इस अनसंग जर्नी में किन किन लोगों ने आपकी मदद करी? सर मैं बताऊँ ना, एक नाम ले ही नहीं सकता हूँ। आज के दिन में अगर यहाँ पर हूँ ना, तो लोगों की मदद के ही वजह से हूँ। मैं क्या मेरा तो जो था वही 1.5 लाख रुपए था ना, जो मैंने कमाया था। तब से लेके आज तक की जर्नी में लोगों का ही रहा सपोर्ट। एक लोगों का नहीं, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट रहा कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। और एक चीज़ और, जब मैं माउंट किलिमंजारो के लिए जा रहा था, उस टाइम जो हमको सपोर्ट पता है कौन किया? मेरे गांव के लोगों ने। मेरे गांव के आसपास गोरखपुर ज़िले के जितने भी प्रधान लोग हैं गांव के, उस प्रधान लोगों ने, जिला पंचायत लोगों ने, ऐसे ऐसे लोगों ने फंड इकट्ठा पैसा कलेक्ट करके हमको दिया। तब जाके मेरा वो एक्सपीडिशन कंप्लीट हुआ था माउंट किलिमंजारो का। और किन कुछ लोगों ने एक्सपेक्टेशंस के बावजूद भी आपकी मदद नहीं करी? सर थे अच्छे खासे पॉलिटिक्स में हैं, मतलब अच्छे लेवल पर थे। तो मैंने बताया मैं ये कर रहा हूँ, अभी जो मैं ऑल इंडिया भी कर चुका हूँ, अभी मेरा ये है, ये करने जा रहा हूँ। यार वो बोले कि ऐसे थोड़ी होगा, भीख मांग कर हाँ सपने थोड़ी पूरा कर सकते हो। अरे करना है तो अपने कमाओ ना। मैं ठीक है, आपकी बात सही है, लेकिन वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। तो आपने अपने सपने पूरे करने की हिम्मत कैसे जुटाई? मैं सुबह 7 बजे 6 बजे घर से निकलता था और लगभग 2 बजे 1 बजे 2 बजे तक लोगों से मिलना रहता था। सुबह ही टाइम ज़्यादातर मिलते हैं। और उसके बाद से 2 बजे के बाद से मैं स्टार्ट करता था अपनी बाइक से ओला रैपिडो। तो लोग जब मेरा वो देखते थे, उमा सिंह, अरे उमा सिंह आप छोड़ दिए क्या वो फील्ड जो आप कर रहे थे, आप ओला रैपिडो चला रहे हो? उन्होंने नहीं, मैं छोड़ा नहीं हूँ, मैं उसको पूरा कर सकूँ इसीलिए ये कर रहा हूँ। तो ऐसे इतना हो जाता था मेरा कलेक्शन कि अब अगले दिन का भी बजट पूरा आ गया है कि आगे के 1 दिन 2 दिन मैं चल सकता हूँ। मेरे जितना भी जाना है लोगों से मिलने, उसका खर्चा निकल सकता है। आपका एक्सपीडिशन दूसरों से अलग कैसे है? आज के डेट में मेरा ऐसा दिमाग में है, किसी भी एक्सपीडिशन पर जाना है एवरेस्ट छोड़ के, तो जो नीचे से जर्नी होगी सी ग्राउंड से, वहाँ से साइकिल से निकलूँगा, वहाँ उस माउंटेन तक साइकिल से पहुँचूँगा। उसके बाद डिसाइड करूँगा कि वो साइकिल ऊपर तक जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। लेकिन मेरा साइकिल और माउंटेनिंग दोनों साथ में चलेगा अभी। ऐसा आपने पूरा हिंदुस्तान साइकिल से देखा, कैसा लगा आपको अपना इंडिया? पहली बात तो मैं बताऊं, अपना इंडिया बहुत अमेजिंग है। लाइक यहाँ पर हर 200 किलोमीटर पर ना आपको भाषा अलग मिल जाएगा, एकदम अलग मिलेगा, डिफरेंट फूड डिफरेंट मिलेगा, डिफरेंट कल्चर मिलेगा। लाइक बहुत यूनिक है। अगर कोई बंदा पूरे ज़िंदगी का 10 साल लगा देना पूरे इंडिया को खोज मतलब घूमने में, तब भी वो बंदा ज़िंदगी का 10 साल लगा देगा, लेकिन फिर भी अपने इंडिया को डीपली नहीं जान पाएगा। मैंने अपने इंडिया को इस तरीके से देखा, अलग अलग टाइप के रिवर हैं, अलग अलग लोग हैं, एकदम अलग कल्चर है। ऑल इंडिया साइकिलिंग के वक्त क्या क्या परेशानियां देखी आपने? जब मैं ऑल इंडिया साइकिलिंग किया था ना, उस समय मेरे पास 20,000 ही रुपए केवल कैश था और बहुत कम 2-4 कपड़े थे, कुछ सामान थे और छोटा सा लगेज बनाकर मैं निकल गया था ऑल इंडिया साइकिलिंग पर। मैं बताऊँ, रोज़ साइकिल लगभग पंचर होता था 2 बार 3 बार, खुद बनाता था, पंचर बनाने में एक्सपर्ट हो गया था। और जो मेरे पास रुपए थे वो 20,000 लगभग 14वें 15वें दिन के बाद से वो लगभग ख़त्म होने को आ गए थे। फिर ऐसा हुआ कि मैं जैसे चलाता था और आज 400 500 600 रुपये बचे हैं,
ऐसे चलता था। अगले दिन का क्या होगा सोच में रहता था। तब तक कहीं ना कहीं से अकाउंट में 1,000-1,500 रुपये आ जाते थे और फिर 1-2 दिन का खर्चा मेरा निकल जाता था। और ऐसे करते करते मैं ऑल इंडिया साइकिलिंग कंप्लीट कर चुका। और शायद वो पैसे की ही तंगी थी कि 100 दिन की जर्नी को मैंने 73 डेज़ में कंप्लीट किया। शायद पैसे रहते तो शायद अगर मेरे खुद के पैसे रहते तो मैं ऑल इंडिया साइकिलिंग कर भी नहीं पाता। हर रोज़ कितने किलोमीटर साइकिल चलाते थे आप? मेरा जो पर डे का डिस्टेंस रहता था 200 किलोमीटर का एवरेज रहता था। कभी मैं 300 भी जाता था, तो कभी रोड ख़राब है कुछ है तो 150 भी जाता था। आपने पूरा हिंदुस्तान देखा है, साउथ इंडिया के बारे में आपकी क्या राय है और कौन सा स्टेट आपको सबसे ज़्यादा पसंदीदा रहा? साउथ में केरला, क्या खूबसूरत स्टेट है वो केरला। लाइक खूबसूरती भी है, नॉलेजेबल भी है। मैं रोड पर जा रहा हूँ, आगे एक बंदे को क्रॉस करना है, वो 4 व्हीलर से है, 50 मीटर आगे है, वो बंदा क्रॉस नहीं करेगा, रुक जाएगा, पहले साइकिल वाले मेरे को निकल जाने नहीं देगा, फिर वो क्रॉस करेगा। यहाँ तक उन लोगों की मेंटेलिटी है। माउंटेन पे साइकिल चलाने की प्रैक्टिस कहाँ की आपने? तो ऑफ रोडिंग तो कभी नहीं किया था, ऑन रोड किया था। तो ऑफ रोड करने के लिए मैं अपने जो गांव था वहाँ पर नदी का किनारा जो था उसको काट काट के बना दिया था। वहाँ से साइकिल डाउन करता था, अप करता था। जुते हुए खेत जोत दिए गए उसमें साइकिल चलाता था, ऑफ रोड की प्रैक्टिस करता था। लेकिन एक ग्राउंड लेवल का ऑफ रोड का प्रैक्टिस वहाँ पर नहीं कुछ काम आ रहा था। साइकिल जब चला रहा था हालत ख़राब हो जा रही थी। मतलब हर 50 मीटर साइकिल में चला दूँ रुकना पड़ रहा था, लंबी सांस लेनी पड़ रही थी। एक बार पैडल दाबा और दूसरा पाँव उठाकर पैडल पर रखने से पहले जब तक दाबू साइकिल रुक जाती थी। वो उस एंगल पर साइकिल अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ साइकिल पीछे की तरफ आ जाएगी। जब डाउन करना रहता था मैं गलती से भी आगे का ब्रेक लगा देता था तो लगातार मैं गिरते जाता। पहाड़ आपको क्या सिखाते हैं? मेरे को हिसाब से पहाड़ हमको चैलेंज लेना सिखाता है। हाँ, अपनी लिमिट को पुश करना सिखाता है, बहुत कुछ सिखाता है। उसको अगर हम स्वच्छ रखेंगे, स्वच्छ सुथरा रखेंगे तभी हम उस पर अपने आगे आने वाले बच्चों और बच्चों को सबको सुरक्षित दे पाएंगे। तो उसको बहुत बचा कर रखना है, उसको गंदगी नहीं करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो ये यूज करता है ना, ये हंस का ये सब ये ट्रैकर नहीं यूज करते हैं। तो ये थे उमा सिंह। इतने पहाड़ों पे देश का झंडा फहराने के बाद भी माउंटेनियर से सिर्फ इतनी सी दरख्वास्त है कि जो पहाड़ हमें अपनी लिमिट्स पुश करना सिखाते हैं उन पहाड़ों पे लिमिटलेस गंदगी ना फैलाएं। आप और हम तो चले जाएंगे लेकिन ये पहाड़ हमेशा के लिए ये ऐसे ही रह जाएंगे, आपकी और हमारी फैलाई हुई गंदगी के दाग को लेके। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई अनसंग स्टोरी है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हमारी ईमेल आईडी पे शेयर कीजिए। इस अनसंग स्टोरी को शेयर करें ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। या ऐसी अनसंग स्टोरीज़ को विटनेस करने के लिए अनसंग इंडिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।